हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे साथ बने रहो, हर एक विषय के वीडियोस देखते रहो ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक कर सको और धूम मचा दो। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आपके लिए अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें है बहुत कुछ। क्या क्या? सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, ढेर सारे एमसीक्यूज हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में तो आपकी हेल्प करेंगी ही करेंगी। साथ ही साथ आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अटेम्प्ट करने वाले होंगे उनमें भी आपकी पूरी हेल्प करेंगी। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन पर जाइएगा, उसमें लिंक दी है, क्लिक कीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ फिर आप जब चाहे, आपका जो चाहे मन, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो और आप चाहो तो बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। चलो, तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी, सीबीएसई एनसीईआरटी की मैं बात कर रही हूं। हम कर रहे हैं क्लास 10th कोर्स बी, मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जाम पेपर नंबर 3। क्योंकि इससे पहले हम 2 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आशा करती हूं कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक उन सभी दोनों पेपर्स को देख लिया है और अब एक अनुमान तो आपने लगा ही लिया है कि हाँ, वार्षिक परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह का आने वाला है। एक और बार पुनः हम पेपर नंबर 3 भी देखेंगे ताकि जितना हमारी अभ्यास होगा, जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी, उतना ही हम परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से तैयार होंगे और प्राप्त कर पाएंगे 80 में से 80। यस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो, तो मैंने अभी बताया जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स आ गई हैं जिनमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ सैंपल पेपर्स भी हैं जो कि आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, जो कि आपकी सफलता की प्रथम सीढ़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बुक्स का लाभ अवश्य उठाइए, ये हैं आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए। चलते हैं हम प्रश्न पत्र के प्रथम पृष्ठ पर। पहला पेज, जहां की सामान्य निर्देश भी लिखे रहेंगे। समय निर्धारित किया गया है आपका 3 घंटे और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे रीडिंग के लिए। पूर्णांक है आपके 80 नंबर। 80 नंबर लेकर आना है आपको 3 घंटे में। क्या लगता है, सही है सब? बहुत बढ़िया। इसी विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। हम पढ़ते हैं बेटा, ये जो निर्धारित समय तो दिया ही है, निर्देशों को हम पहले पढ़ लें। और यही मैं आपसे कहूंगी कि जल्दबाजी या घबराहट में आप निर्देश पढ़ना मत भूल जाना। हाँ बेटा, किसी भी तरह से निर्देशों को भूलना नहीं है। बहुत धैर्यपूर्वक आपको सभी निर्देशों को पढ़ते हुए उनका पालन भी करना है। जैसे पहला दिया है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि खंड बा है या ये खंड आ है। ठीक है, खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कुल 40 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कितने प्रश्न दिए हैं? 45। उत्तर कितने का लिखना है? 40 का। मतलब यहां पर क्या हुआ हमारा, हमें यहां पर 45 में 40 करना है, मतलब 5 हमें विकल्प में भी विकल्प मिल गए क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है और उसी में से हमें 45 में से 40 करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं खंड बा की तरफ। खंड बा है वर्णात्मक प्रश्न। आंतरिक विकल्प दिए हैं। अब वर्णात्मक प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव प्रश्न, ऊपर वाले हमारे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 45 है और 40 हमें करना है। ठीक है, आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। आंतरिक विकल्प मतलब प्रश्न ऐसा लिखा जाएगा कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम जल्दबाजी में बस प्रश्न दिया है हम लिखते चले जाते हैं और तीनों के उत्तर लिखाते हैं। ऐसी भूल मत करना क्योंकि थर्ड वाला आंसर कट कर दिया जाएगा। जो आप पहले 2 लिख देंगे उन्हीं को चेक किया जाएगा, यही नियम है। ठीक है, निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ो। यहां लिखा है सिर्फ सावधानी से नहीं, बहुत सावधानी से आपको पढ़ना है। ठीक है, और उनका पालन भी कीजिए। दोनों खंडों में कुल 18 प्रश्न हैं। कुल 18 प्रश्न है।
दोनों खंडों को, खंड आ और खंड बा को मिलाकर 18 प्रश्न है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। जैसा प्रश्न पत्र है उसी तरह से आप अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना प्रारंभ कर दीजिए। जो भी आप उत्तर लिख रहे हैं बस उत्तर क्रमांक लिख दीजिए कि कौन से प्रश्न का ये उत्तर है। नंबर आप जरूर लिखिएगा ताकि जो चेकर्स होंगे, है ना, उनको ये पता चले कि आप कौन सा प्रश्न कर रहे हो या कौन से प्रश्न का ये उत्तर है। समझ में आया? अब हम चलते हैं खंड आ के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि 5 नंबर का है। ये क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखो। सर्वाधिक उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। बस यहां पर आपको सिर्फ विकल्प ही नहीं चुनना है, का ख ग ही नहीं करना है। यदि का उत्तर सही है तो आपको ये का भी लिखना है और इसके आगे जो भी शब्द या वाक्य लिखा है वो भी लिखकर आना है। प्लीज इस बात को मत भूलना बच्चों। हाँ, क्या करना है? यदि मान लीजिए आपका का ऑप्शन सही है तो का में जो भी शब्द लिखा है, जो भी वाक्य लिखा है, उसको भी लिखकर आना। भूलना मत कि आप का खा गा घा कुछ भी लिखाओ और शब्द या वाक्य लिखकर ही ना हो, ये भी लिखकर आना है। देखो लिखा है ना, उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, मतलब आपको लिखना भी है कि कौन सा वाला विकल्प सही है। क्लियर हुआ? देखो अब हम चलते हैं गद्यांश की तरफ और हम पढ़ेंगे इस गद्यांश को। तो समाज कल्याण क्या है? इसकी पूर्ण तथा सांगोपांग परिभाषा देते समय मतभेद हो सकता है, किंतु जहां तक इसके सार तत्व को समझने की बात है, लोगों में एक प्रकार से सामान्य सहमति मालूम पड़ती है। इसका तात्पर्य एक व्यक्तिगत सेवा से है जो विशेष प्रकार की ना होकर सामान्य प्रकार की होती है। इसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना है जो असमर्थता की भावना से दुखी होने पर भी अपने जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता है, अथवा उन कठिनाइयों पर विजयी होना हो चाहता है जो उसे पराजित कर चुकी हैं अथवा पराजय की आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। समझ में आया? क्या दिया है? समाज कल्याण क्या है? अब यहां पर दिया है एक शब्द, तो आपको बिल्कुल ये लग रहा होगा कि ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो सुनो, आप वाक्य को पूरा पढ़कर भी उसका अनुमान लगा लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो हमारे समक्ष है वही आपके पेपर में आएगा। कोई भी अपठित मतलब अपठित जो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहां पर हम अभ्यास करते हैं अधिक से अधिक गद्यांशों का, ताकि हमें नए नए शब्दों की और नए नए वाक्यों की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा? तो समाज कल्याण क्या है? इसकी पूर्ण तथा सांगोपांग परिभाषा देते समय मतभेद हो सकता है। मतलब समाज कल्याण क्या है, इसकी सही पूर्ण रूप से सही परिभाषा देना क्या हो सकता है? मतभेद भी हो सकते हैं। किसी ने कहा, किसी शिक्षाविद ने कहा, किसी समाजशास्त्री ने कहा ये परिभाषा है, दूसरे ने उसका खंडन किया, दूसरे ने अपने तरीके से परिभाषा दे दी। तो हर एक की परिभाषा में मतभेद हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक समाजशास्त्री ने, सोशलॉजिस्ट जो रहते हैं, उन्होंने एक ने परिभाषा दे दी तो सब उसमें अपना थम्स अप दे दें कि हाँ भाई सही है। उनमें मतभेद हो सकते हैं, किंतु जहां तक इसके सार तत्व को समझने की बात है, लोगों में एक प्रकार से सामान्य सहमति मालूम पड़ती है कि आखिर समाज कल्याण का क्या मतलब है। हमें भी पता है और आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन बात जब परिभाषा की हो तो सब लोग या तो पीछे हट जाते हैं या फिर कोई परिभाषा देता है तो उसकी कमियां निकालने लगते हैं। इसका तात्पर्य एक व्यक्तिगत सेवा है जो विशेष प्रकार की ना होकर सामान्य प्रकार की होती है। समाज कल्याण मतलब एक प्रकार की सेवा जो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि समाज के हित के लिए है। इसका उद्देश्य किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना है जो असमर्थता की भावना से दुखी होने पर भी अपने जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता है। ठीक है? कल्याण क्या है? एक ऐसे व्यक्ति जो अक्षम है, मतलब जो सक्षम नहीं है, जो चाहते हैं कुछ करना, कुछ नया करना, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो असमर्थ हैं, या तो आर्थिक तंगी के कारण। सबसे बड़ा कारण होता है आर्थिक तंगी, कि व्यक्ति करना तो चाहता है लेकिन उसके पास आर्थिक तंगी है, पैसे नहीं है, तो वो कैसे करे। तो इसके लिए होता है ये सब।
असमर्थता की भावना से दुखी होने पर अपने जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता है अथवा उन कठिनाइयों पर विजयी होना चाहता है जो उसे पराजित कर चुकी हैं अथवा पराजय की आशंकाएं उत्पन्न करती हैं। तो अब कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। समाज कल्याण की भावना दुर्बल की सहायता करती है तथा अपरिवर्तनीय स्थितियों के साथ संबंध सुधारने या सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करती है। इसके सर्वोच्च आदर्शों का सही निरूपण स्वास्थ्य मंत्रालय के एक परिपत्र द्वारा निर्दिष्ट वाक्य में किया गया है, जिसका संबंध विकलांगों के कल्याण से है। इसके अनुसार कल्याणकारी सेवाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी विकलांग व्यक्तियों को, चाहे उनकी अक्षमता कुछ भी हो, विकलांग मतलब उनकी अक्षमता कुछ भी हो, आंख से भी परेशान हो सकते हैं, हो सकता है हाथ पैरों से वो विकलांग हो, कुछ भी अक्षमता हो, डिसेबिलिटी हो, सामुदायिक जीवन में हाथ बटाने तथा उनके विकास में योगदान देने के लिए अधिक से अधिक अवसर उन्हें दिए जाएंगे ताकि उनकी क्षमताओं का पूर्ण क्रियान्वयन हो सके, इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक है, और उनकी जो वो करना चाहते हैं वो कर सके, उनका आत्मविश्वास जाग सके तथा उनके सामाजिक संपर्क मजबूत बन सके। पैराग्राफ समझ में आ गया है तो विशेष ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बेटा जो भी इससे संबंधित प्रश्न आएंगे आप उनके उत्तर भी अच्छे से लिख कर आओगे। पहले प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि समाज कल्याण का उद्देश्य क्या है। पहला है ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो असमर्थता के बाद भी अपने जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता है। क्या प्रश्न किया है कि प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर बताइए कि समाज कल्याण का उद्देश्य क्या है। सही से पढ़ो। ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो असमर्थता के बाद भी अपने जीवन का सर्वोत्तम सदुपयोग करना चाहता है। दूसरा भी पढ़ना है, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना चाहता है जो उसे पराजित कर चुकी हैं। या फिर गा दिया है का और खा दोनों, या फिर घा ऐसे व्यक्ति की सहायता करना जो पूर्णतः समर्थ है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, समर्थ मतलब काबिल है, सक्षम है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात कौन सा वाला सही होगा? गा, ठीक है, का और खा दोनों सही हैं, तो यही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। जब हम पैराग्राफ को अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हम सही उत्तरों को टिक अवश्य कर पाएंगे और उनका लिख कर भी आएंगे। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि समाज कल्याण की भावना किसकी सहायता करती है। गद्यांश के आधार पर बताना है कि जो समाज कल्याण की भावना है वो सहायता करती किसकी है आखिर। का है दुर्बल व्यक्ति की, खा है सक्षम व्यक्ति की, गा है आदर्श व्यक्ति की, या फिर घा इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो यहां पर आपका सही जवाब है दुर्बल व्यक्ति, जिसके पास बल नहीं है, जो अक्षम है, जो करना चाहते हैं परंतु नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यही इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प है। तो आप उत्तर का लिखोगे और साथ ही साथ दुर्बल व्यक्ति की ये पूरा वाक्य भी आप लिख कर आओगे। बेटा ध्यान से सुन लेना, बार बार बता रही हूं आपको। अब तीसरा प्रश्न है, उनका आत्मविश्वास जाग सके तथा उनके सामाजिक संपर्क मजबूत बन सके। वाक्य में उनका शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आया था ना उनका, बहुत बार उनका आया है प्रयोग। तो वो उनका किसके लिए आया है? ये जो उनका सर्वनाम है वो किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? का है केवल दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जो नेत्रहीन है, या फिर खा केवल दुर्बल व्यक्तियों के लिए, या फिर गा सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए, या फिर घा ये सभी दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए, दुर्बल व्यक्ति के लिए, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए, या फिर ये सभी। तो सबसे सही जवाब होगा आपका गा, सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए। इसमें सब कुछ शामिल हो गए हैं। आप ये सभी टिक मत करना, क्योंकि ये सभी में तो केवल दृष्टिहीन भी आ गया तो बड़ा अटपटा सा जवाब होगा और वो सही जवाब नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए ही उनका शब्द प्रयोग किया गया है। चौथा प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने परिपत्र में समाज कल्याण के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे हैं
कौन कौन से लक्ष्य हैं? का विकलांग व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जा रही है। विकलांग व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर देना। खा उनकी क्षमताओं का पूर्ण क्रियान्वयन करना। गा उनमें आत्मविश्वास जगाना। या फिर घा ये सभी। यहां पर क्या लगता है आपको कि हां ये सभी ही विकल्प सही होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये सभी कार्य किए जा रहे हैं और आश्वस्त किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर समाज कल्याण का तात्पर्य है। गद्यांश में समाज कल्याण का क्या अर्थ है? का व्यक्तिगत सेवा से। खा अव्यक्तिगत सेवा से। गा निर्व्यक्तिगत सेवा से। या फिर घा ये सभी। समाज कल्याण का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत सेवा से, अव्यक्तिगत सेवा से, निर्व्यक्तिगत सेवा से, या फिर ये सभी। तो यहां पर आ जाएगा व्यक्तिगत सेवा से। जो अक्षम हैं, जो कुछ करना चाहते हैं परंतु वो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे तो वो विकलांगता भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमने पहला कर लिया है और 5 में से 5 अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसके आधार पर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। 5 नंबर की ओर फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आविष्कारों के माध्यम से संचार तंत्र को विस्तार एवं व्यवसायिक गतिविधियों का प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सेल्युलर फोन, वॉशिंग मशीन, कैमरा आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण ने मानव सभ्यता को नया आयाम दिया है। पर आज बड़ी संख्या में खराब होने वाली इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के अंबार मतलब अंबार होता है मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, असीमित। ठीक है, ये जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं, चाहे टीवी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, मोबाइल फोन हो, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है आजकल। मनुष्य भी इलेक्ट्रॉनिक मतलब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स पर निर्भर हो चुका है। तो इसके अंबार ने ई कचरे के रूप में एक नई पर्यावरणीय समस्या को जन्म दिया है। ई कचरे से तात्पर्य उन बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है जो अपने मूल उपयोग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं रह गए। पहले तो घरेलू कचरा जो भी घर में और ये जो वातावरण में होता था वही कचरा था, उसी से प्रदूषण होता था। अब ई कचरा भी आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक से जो कचरा उत्पन्न है, मोबाइल फोन कुछ भी हो सकता है, जो खराब हो गए वो पड़े हैं। हर घर में कुछ ना कुछ ई कचरा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में अब क्या किया जाए, उस कचरे से परेशान थे, अब ई कचरा आ गया है। तो ई कचरे को ई अपशिष्ट भी कहा जाता है। ठीक है, काफी मात्रा में भारी धातुएं एवं अन्य प्रदूषित पदार्थों के विद्यमान रहने के कारण ई अपशिष्ट के रूप में बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अन्य व्यर्थ घरेलू उपकरणों की अपेक्षा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कहीं अधिक नुकसानदेह होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में उपयोग आने वाले अधिकतर अवयवों में बायोडिग्रेडेबल होने की विशेषता नहीं पाई जाती कि रिसाइकिल किया जा सके या फिर वो मतलब नष्ट हो जाए और पूरा उनको फिर से कचरे में, मतलब नहीं होता कि हाँ भाई अच्छे से नष्ट हो जाए। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये कभी नष्ट ही नहीं होती है। जहां भी यदि इनको जमीन में गाड़ भी दो तो उतनी जगह को वो पूरा बंजर बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, अधिकतर अवयवों में बायोडिग्रेडेबल होने की विशेषता नहीं पाई जाती और ना ही तो इसमें मिट्टी में घुल मिल जाने का कोई गुण होता है। भारत सहित अन्य एशियाई देशों में पश्चिमी देशों की तुलना में ई कचरे के निस्तारण में काफी कम खर्च आता है। भारत में ई कचरे का निपटान प्रायः अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में होता है, जहां पुनः उपयोग हेतु इन्हें अलग अलग किया जाता है। फिर मूल्यवान धातुओं को चुनकर साफ करने के पश्चात इन्हें अकुशल एवं विषाक्त उत्पाद व्यवस्था में नष्ट करने की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिसमें अधिक खर्च नहीं है। तो ये किया जा रहा है यहाँ पर। ई कचरे की समस्या को कम करने एवं इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रीन पीसी की अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए।
ऐसे उत्पादित कंप्यूटरों में बिजली खपत कम होगी। साथ ही ये पर्यावरण को उतना नुकसान भी नहीं करते। देश में ई कचरे को कम करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाएं, यदि हर एक के मन और मस्तिष्क में ये आ जाए कि हाँ, हमें ई कचरा किस तरह से नष्ट करना है या फिर हमें फिर से रिसाइकल्ड करके इसका रीयूज करना है, तो वो यदि इस तरह से जनता और सरकार जागरूक हो जाए तो भविष्य में ई कचरे की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि ये सामान्य कचरा या सामान्य प्रदूषण का कचरा क्या कम था जो अब ई कचरे का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। तो ये सारी बातें हैं। अब इसी से संबंधित है प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? क्या शीर्षक होगा? का है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास। शीर्षक पूछा जा रहा है बच्चे, शीर्षक क्या होगा? का आधुनिक मानव जीवन, या फिर गा ई कचरे की समस्या और निवारण। निवारण समझते हो ना, समस्या का निवारण मतलब उसका निपटारा, किस तरह से इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है। घा विकास की दिशा में भारत। तो सबसे सही हमें लगता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विकास। ठीक। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। गद्यांश के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में कौन सा गुण नहीं होता है? इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जो होती हैं उनमें कौन सा गुण नहीं होता है? का मनोरंजन का होता है। खा मिट्टी में घुल जाने का नहीं होता है क्या? गा सुख सुविधाएं प्रदान करने का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा गुण नहीं? ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। इसमें पूछा गया कि इनमें कौन सा गुण नहीं होता है, तो मिट्टी में घुल जाने का इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में यही गुण नहीं होता है। समझ में आया? अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि ई कचरे को कम करने के लिए क्या आवश्यक है। ई कचरे को, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कैसे कम किया जा सकता है? प्रश्न ये पूछा गया है। आइए देखते हैं विकल्प। का है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कम खपत। ई कचरे को कम करने का सबसे उपाय दिया है उन्होंने कि इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनका यूज कम कर दिया जाए। खा है कानून का निर्माण कर दिया जाए। गा है जैवीकरण कर दिया जाए। और घा है पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। मतलब जो रिसाइकल्ड किए जाते हैं वैसी जो केंद्र हैं, संस्थाएं हैं, उनका बढ़ावा कर दिया जाए। तो बिल्कुल पुनर्चक्रण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी जाए कि जो कचरा है उससे पुनः निर्माण किया जाए और उसी का फिर से उपयोग हो जाए। ठीक है। चौथा प्रश्न है, हमारे देश में ई कचरे का निपटान कहां किया जाता है? जो ई कचरा है उसका निपटान कहां किया जाता है हमारे देश में? का है पुनरावर्तन उद्योगों में। खा है औपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में। गा है अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में, या फिर घा पुनरावर्तन क्षेत्रों में। हमारे देश में ई कचरे का निपटान कहां पर किया जाता है? अनौपचारिक पुनर्चक्रण केंद्रों में। याद रखिएगा, यही वो स्थान है जहां पर ई कचरे का निपटान या निवारण किया जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, ई कचरे के दुष्प्रभाव से बचने हेतु किसकी अवधारणा पर बल दिया जाना चाहिए? अब देखो, हम कचरे का समाधान कर लेंगे, केंद्र बनवा देंगे, ठीक है, लेकिन क्या है एक ऐसा कोई उपाय जिससे ई कचरे के दुष्प्रभाव से बचने हेतु हमें करना क्या चाहिए? तो उसके लिए ऑप्शंस हैं। का हरित कृषि की। खा सतत विकास की। गा ग्रीन पीसी की। या फिर घा ये सभी, जिससे ई कचरे से हमें छुटकारा मिल सकता है। तो ग्रीन पीसी की निर्माण किया जा सकता है, या इस अवधारणा पर हमें बल देना चाहिए। अब हम जा रहे हैं तीसरे प्रश्न की ओर और आ गए हैं व्याकरण से संबंधित बिंदु। ठीक है, चलो, तो यहां है निर्देश अनुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देना है। 5 दिए गए हैं, 4 के उत्तर आपको देना है। पहला प्रश्न है, जो लड़की पढ़ रही है वह बुद्धिमान है। तो रेखांकित में पद है, जो लड़की पढ़ रही है वह बुद्धिमान है। अब हमें पदबंध बताना है कि पदबंध कौन सा है। पहला है का संज्ञा पदबंध।
खा विशेषण पदबंध, ग सर्वनाम पदबंध या फिर घ क्रिया पदबंध। जो लड़की पढ़ रही है वह बुद्धिमान है। बताइए, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो यहां पर विशेषण पदबंध होगा क्योंकि लड़की की विशेषता बताई जा रही है, बुद्धिमान को रेखांकित किया जा रहा है, तो ये विशेषण पदबंध होगा। ठीक है बेटा, जहां पर किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण, मतलब विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ लड़की संज्ञा है और लड़की की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये हो गया विशेषण पदबंध। समझ में आया? दूसरा प्रश्न भी आने वाला है पदबंध से संबंधित। सरिता सप्ताह के अंत तक आ जाएगी, वाक्य में क्रिया पदबंध। अब अंडरलाइन नहीं दी है, रेखांकित नहीं है। अब हमें छांटना होगा कि ये जो पूरा वाक्य है इसमें से क्रिया पदबंध क्या है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध हो या पता चले उन्हें हम क्रिया पदबंध कहते हैं। का है सरिता, खा है सप्ताह, गा है अंत तक, घा है आ जाएगी। तो क्रिया पदबंध होगा आ जाएगी, क्योंकि यहां तो संज्ञा दिख रहा है, यहां अवधि दिखाई दे रही है, यहां भी अवधि दिखाई दे रही, आ जाएगी ही क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध है। आना जाना ये क्या है? क्रिया ही है ना। समझ रहे हो ना बच्चे कि क्रिया मतलब जिन शब्दों से या जिन पदों से हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है वो होते हैं क्रिया पदबंध। तो अब आ जाएगी, आना जाना ये क्या है? क्रिया है। तो यही हो गया आपका क्रिया पदबंध। अगला है, कमरे में इधर से उधर तक सामान बिखरा पड़ा है, वाक्य में रेखांकित पदबंध है। कमरे में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब हमें ये रेखांकित पदबंध है ना, उसका बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। का विशेषण पदबंध, खा क्रिया पदबंध, गा क्रिया विशेषण पदबंध या फिर घा सर्वनाम पदबंध। इधर से उधर तक, ठीक है। तो यहां आ जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्यों? क्योंकि यहां दिया है इधर से उधर। कोई कहेगा कहां से, कैसे? जब कहां, कैसे, क्यों, कब, इससे संबंधित यदि पदबंध आ जाएगा तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसके 5 भेद होते हैं। कब, कहां, कैसा, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कितना, ये सब क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बच्चे? तो यहां पर इधर से उधर मतलब कहां से कहां, कहां आया है तो क्रिया विशेषण में ही आएगा। कब आता तब भी क्रिया विशेषण में, कैसे आता तब भी क्रिया विशेषण में, कितना आता तब भी क्रिया विशेषण में। ठीक है। तो इस तरह से यदि कोई भी आता है पदबंध को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप उसमें क्रिया विशेषण पदबंध टिक करके आना बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सामने के मकान में रहने वाला नीरज कुशल चित्रकार है। कौन है? सामने के मकान में रहने वाला नीरज कुशल चित्रकार है, रेखांकित में पद है। का संज्ञा पद है, खा विशेषण पद है, गा क्रिया पद है या फिर घा क्रिया विशेषण पद है। जल्दी बताओ कि चित्रकार है, कुशल चित्रकार है कौन? नीरज। अब ये जो अंडरलाइंड है ये रेखांकित पद है, कौन सा पद है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रियापद है या क्रिया विशेषण है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप कह सकते हो कि नीरज के बारे में बात की गई है। नीरज क्या है? संज्ञा, तो हुआ संज्ञा पदबंध। क्लियर हुआ ना? तो यहां पर ये हो गया आपका क्लियर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नानी कहानी सुनाती रहती है, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। क नानी, खा कहानी, गा सुनाती या घ रहती है। यहां भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि संज्ञा पदबंध है नानी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा, तो यहां पर हो गया संज्ञा पदबंध नानी। हुआ क्लियर? चलो यहां पर ये हमारे हो गए हैं 4 नंबर पक्के, क्योंकि 5 में से हमें 4 करने थे, यहां पर 5 की अभ्यास हमने कर लिया है, तो फिर से हमारे 4 नंबर हो गए पक्के। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पर। आ गए हैं एक और
प्रश्न जो कि है रचना के आधार पर। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और आशा करती हूं कि रचना के आधार पर वाक्य भेद तो अब आपको एकदम बहुत अच्छे से आने लगे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, छांटना है कि इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। कहाँ है, जो चीजें संसार में दिखाई देती हैं वह सभी नाशवान हैं। खा है, इस संसार में सभी चीजें नाशवान हैं क्योंकि वे दिखाई देती हैं। गा है, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं संसार में हैं नाशवान हैं। इस संसार में सभी चीजें दिखाई देती हैं इसलिए नाशवान है। अब आपको मिश्र वाक्य तुरंत समझ में आ गया होगा कि यही है। समझ गए ना बेटा, निर्भरता दिखाई जा रही, जो, ऐसा, जब, तब, तो यही है आपका मिश्र वाक्य। वेरी गुड, आगे चलते हैं। मुझ अकेले को 4 गुंडों ने बहुत पीटा का संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य बनाना है, मुझ अकेलों को 4 गुंडों ने बहुत पीटा, इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। का, मुझे अकेला पाकर 4 गुंडों ने पीटा। खा, मैं अकेला था इसलिए 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। गा, 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा क्योंकि मैं अकेला था। घा, मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। सबसे सही। अब देखो, अब यहाँ क्योंकि भी है, यहाँ इसलिए भी है, यहाँ और भी है, मतलब ये तीनों वाक्य संयुक्त वाक्य की निशानी है क्योंकि ये भी योजक है, ये भी योजक शब्द है और ये भी योजक शब्द है। अब हमें तीनों में से ये चुनना है कि सबसे सही कौन सा वाक्य है, सबसे सही संयुक्त वाक्य कौन सा है। ऐसे तो बहुत सारों में योजक शब्द लगे हैं, समुच्चय बोधक लगे हैं, लेकिन सही कौन सा है, तो सही है यही, 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा क्योंकि मैं अकेला था। ठीक है, ये वाला सही एक्सप्लेनेशन है यहां पर संयुक्त वाक्य का। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में सरल वाक्य है। का, शालिनी जैसे ही गई, शालिनी जैसे ही आई वैसे ही मुझसे बात करके सो गई। खा, शालिनी आते ही मुझसे बात करके सो गई। गा, शालिनी आई इसलिए मुझे बात करके सो गई। घा, मुझसे बात करने के कारण शालिनी सो गई। सरल वाक्य बताइए। हाँ, तो सबसे सही वाक्य है, शालिनी आते ही मुझसे बात करके सो गई। जैसे ही वो आई वैसे ही सो गई, तो मिश्र वाक्य होता, लेकिन शालिनी आते ही मुझसे बात करके सो गई। चौथा प्रश्न है, बरसात के कारण सड़क पर पानी भर गया। मिश्र वाक्य छांटना है आपको। बरसात हुई और सड़क पर पानी भर गया। खा, जो पानी सड़क पर भरा है वह बरसात का है। गा, जैसे ही बरसात हुई वैसे ही सड़क पर पानी भर गया। घा, यद्यपि सड़क पर पानी भर गया तदापि बरसात हुई। तो सही एग्जाम्पल होगा गा, जैसे ही बरसात हुई वैसे ही सड़क पर पानी भर गया। अगला है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य का, विपत्ति आती है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ख, जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया। ग, विपत्ति आई और अपने चले गए। घ, विपत्ति और अपने आते जाते रहते हैं। यहां पर भी क्लियर है, जैसे ही विपत्ति आई वैसे ही अपनों ने साथ छोड़ दिया। हो गए हमारे रचना के आधार पर वाक्य भेद पर 4 प्रश्न पूरे, 4 नंबर पक्के। अब हम चलते हैं निर्देश अनुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। जो विकल्प सही है उस विकल्प को भी लिखना है, साथ ही साथ जो यहां पर लिखा है उसको भी लिखकर आना है। मृगलोचन शब्द में कौन सा समास है? मृगलोचन। पहले तो आप इसका विग्रह कर दिए। विग्रह कैसे करोगे? मृग से लोचन। तो कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो यहां पर सही जवाब होगा मृग हैं जो लोचन, या लोचन है जैसे, लोचन जैसे मृग। ठीक है, मृग जैसे लोचन। तो जैसे या जो आ जाता है वहां होता है कर्मधारय। ठीक है, जैसे जैसे आ जाता है, जैसे कि मृग जैसे लोचन या चांद जैसा मुखड़ा। ठीक,
तो जहां पर जैसे या जो आ जाए कि काली मिर्च या लाल मिर्च, तो लाल है जो मिर्च, तो जो या जैसा आता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है बेटा। अगला प्रश्न है प्राण प्रिय में कौन सा समास है? प्राण प्रिय, का दिया है द्विगु समास, खा द्वंद्व समास, गा बहुब्रीहि समास और घा तत्पुरुष। फिर हम इसको विग्रह करेंगे। कैसे करेंगे विग्रह? प्राण से प्रिय, प्राण प्रिय मतलब प्राण से प्रिय, और जहां कारक विभक्ति आई वहां होगा तत्पुरुष। ठीक है, जहां भी कारक विभक्ति आई, जैसे प्राण प्रिय, प्राण प्रिय को जब हम विग्रह करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? प्राण से प्रिय, मतलब अब आ गया है ये से क्या है? कारक विभक्ति, और जहां पर कारक विभक्तियां आ जाती हैं वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है तत्पुरुष। याद रखिएगा कि जब भी से, में, पे, पर आदि ये कारक विभक्तियां विग्रह करने पर आ जाए, विग्रह करके जरूर देखोगे, कोई भी पद आएगा, कोई भी उदाहरण आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाए समास से संबंधित, पहले आप उसको विग्रह करके देखो क्या विग्रह करने पर आ रहा है। जो या जैसे आया कर्मधारय, कारक विभक्तियां यदि आ गई तब तो वो तत्पुरुष होगा ही होगा। यदि पहला जो पूर्व पद है वो अव्यय आ गया, अव्यय मतलब उपसर्ग जैसा, कि उससे ना केवल यही शब्द बन रहा है बल्कि उससे और भी कई शब्द बन रहे हैं, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की जो लिखा है वो उसके लिए तो नहीं है, मतलब जो लिखा है वह वो नहीं है बल्कि किसी थर्ड पर्सन की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो बहुब्रीहि आ जाएगा। तो यहां पर हम तत्पुरुष हो जाएगा। अगला है जन्मांध शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। अब यहां पर समास विग्रह का भी चयन करना है कि सही जन्मांध का सही विग्रह क्या होगा। का जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास। खा अंधा है जो जन्म से, जो आ गया ना, कर्मधारय भी दिया है, जो भी दिया है, तत्पुरुष दिया है, से दिया है। जन्म और अंधा और दिया है तो और लगता है द्वंद्व में, जन्म के लिए अंधा, यहां भी तत्पुरुष आ गया। तो सही इसका कौन सा विग्रह होगा? जन्मांध को सही से किस तरह से हम विग्रह कर सकते हैं? जन्म से अंधा। ठीक है, अब यहां पर यदि तत्पुरुष का भी कारण पूछा जाता ना तो ये कौन सा होता? अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, क्योंकि अपादान में तत्पुरुष, अपादान में जो से आता है वो अलग होने के लिए आता है, तो मतलब नेत्रहीन है, जन्म से अंधा है, आंखें नहीं है उसके पास, तो वो अलग करना दिखा रहा है, तो यहां पर यही वाला सही जवाब होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। सप्ताह समस्त पद का विग्रह है। समस्त पद जो भी दिया है उसका विग्रह क्या होगा? का है 7 सप्ताह, गा है 7 दिनों का समाहार, गा है सप्त है जो दिन, या फिर घा दिनों में 7। तो सही जवाब क्या होता है? 7 दिनों का सप्ताह, और इसमें समास कौन सा होगा? इसमें होगा द्विगु समास। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में पूर्व पद कैसा होता है? पूर्व पद होता है संख्यावाचक। ठीक है, पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाचक। और यहां पर जो दिया है सप्ताह, उसमें 7 है। सप्ताह में क्या है? 7। तो 7 क्या है? संख्या। तो संख्या जहां होगी वहां द्विगु समास। तो 7 दिनों का समाहार ही इसका सही जवाब होगा। समझ में आया? जन का आंदोलन का समस्त पद है। अब लिखा है बड़ा, जन का आंदोलन, इसका समस्त पद क्या होगा? किस तरह से हम इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं? समास का क्या अर्थ है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का क्या अर्थ है बेटा? संक्षिप्त। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। अब ये दिया है जन का आंदोलन, इसका समास समस्त पद क्या होगा? मतलब कैसे इसको बना देंगे? छोटा सा हो जाएगा। का है जनांदोलन, खा है जनदोलन, गा है जनंदोलन या आंदोलन जनन। तो यहां होगा जनांदोलन। ठीक है, जन का आंदोलन होगा जनांदोलन।
सही है, बहुत सही। मिल गए हमें समास में भी पूरे 4 नंबर। अब हम चलते हैं निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको लिखना है। अब आ गए हैं मुहावरे पर, और मुहावरे किसे कहते हैं? मुहावरे होते हैं वाक्यांश। क्या होते हैं मुहावरे? वाक्यांश, मतलब वाक्य के अंश। पूरा वाक्य नहीं होते हैं मुहावरे। यदि आपसे आ जाए ना विकल्प में भी कि मुहावरे होते हैं पूरा वाक्य, वाक्य का अंश, ऐसा ऐसा आ जाए तो क्या होता है? वाक्य का अंश या फिर वाक्यांश। क्यों? क्योंकि वो वाक्य का टुकड़ा ही तो होते हैं, पूरा वाक्य नहीं होता, उनका अर्थ बताया जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम चलते हैं। छात्रों को बदमाशी करते देख अध्यापक ने उन्हें डैश डैश उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छात्रों को बदमाशी करते देख अध्यापक ने उन्हें का हाथों हाथ रखना, खा आड़े हाथ लिया, गा अंधा बना दिया, घा हृदय से लगा लिया। तो बदमाशी करते देख अध्यापक ने उन्हें आड़े हाथ लिया, मतलब अच्छी खबर ली उनकी। अगला है IAS की परीक्षा पास करना डैश डैश के समान है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से करना है। का बाएं हाथ का खेल, खा 8-8 आंसू रोना, गा लोहे के चने चबाना, या फिर घा आधी जान सूखना। तो सबसे टफ यहां पर क्या लग रहा है? बाएं हाथ का खेल। हाँ, IAS की परीक्षा पास करना बाएं हाथ के खेल के समान है, क्या लग रहा है? या फिर 8-8 आंसू रोने के समान, या लोहे के चने चबाने के समान है? तो भैया लोहे के चने चबाने के समान है। अगला है छोटे मोटे काम तो डैश डैश भी कर लिया करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छोटे मोटे काम तो ऐरे खैरे नत्थु खैरे भी कर लेते हैं। खा है अकल के अंधे भी कर लेते हैं, गा आस्तीन का सांप भी कर लेते हैं, या फिर गा कूप मंडूक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है कि ऐरे खैरे नत्थु खैरे भी कर लेते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। ऐरे खैरे नत्थु खैरे मतलब कोई भी, सामान्य से भी अति सामान्य व्यक्ति भी साधारण छोटे मोटे काम कर लेते हैं। इस समस्या को हल करने में थोड़ी अक्ल, रिक्त स्थान की पूर्ति। इस समस्या को हल करने में थोड़ी अक्ल का चरने जाना पड़ेगा, खा खर्च करनी पड़ेगी, गा के पीछे लठ लिए फिरना पड़ेगा, या फिर का अक्ल का दुश्मन बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर समस्या को हल करने के लिए अक्ल खर्च करनी पड़ेगी, तब जाकर इस समस्या का समाधान होगा बच्चे। अगला प्रश्न है बचपन से ही दिनेश और अजय का डैश। बचपन से ही दिनेश और अजय का नमक मिर्च लगाना है, मिट्टी का माधो है, मीन मेख निकालना है, चोली दामन का साथ है। सबसे सही यही है कि दोनों का चोली दामन का साथ है, मतलब एक साथ रहते हैं। कहते हैं ना हम एक थाली के चट्टे भट्टे हैं, तो इसी तरह से ये बताया है। आया है पेट की आग ही अच्छे अच्छों की अक्ल क्या कर देती है? पत्थर पड़ना, खा ठनक जाना, चकरा जाना, या ठिकाने लगाना। तो पेट की आग अच्छे अच्छों की अक्ल ठिकाने लगा देती है। समझ में आया? तो ये भी हो गए हैं हमारे पूरे 4 नंबर। 6 मुहावरों में से हमें 4 मुहावरों का सही जवाब देना है, और आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से दिया है जवाब। अब हम पहुंच चुके हैं 7वें प्रश्न पर, जो कि आ गया है पद्यांश से संबंधित। ठीक है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 5 नंबर देखो। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्वालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आपकी ही पाठ्य पुस्तक का ये कविता मनुष्यता की पंक्तियां हैं। तो अब और देखते हैं कि पर स्वप्रावलंबन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, का है एक दूसरे का सहयोग लेना। पहले देखो कि यहां पर कहां है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अब लिखा है पर स्पारावलंबन, परस्परावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अब यहां पर ये क्या दिया है, मतलब आत्मविश्वास के साथ
खुद पर भरोसे के साथ। यहां पर इसका मीनिंग आपको ये लग रहा है ना कि पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि इसका क्या अभिप्राय है, तो यहां हम देखते हैं। पहला है एक दूसरे का सहयोग लेकर बढ़ो आगे। खा है एक दूसरे से शत्रुता करो, या फिर गा एक दूसरे से छल कपट करना, या दूसरे से स्वार्थ सिद्ध करना। तो यहां पर आएगा एक दूसरे के सहयोग के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें कि स्वावलंबन मतलब क्या होता है, खुद पर आत्मनिर्भर होना मतलब स्वावलंबन, पर स्वावलंबन मतलब दूसरों के साथ मिलकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तो यहां पर इसका अर्थ यही होगा। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग लेना। अगला है अंतरिक्ष में खड़े देव अपनी बाहु को क्यों बढ़ा रहे हैं। बाहु मतलब भुजाएं। जो अंतरिक्ष में देव खड़े हैं वो अपनी बाहु जो है, भुजाएं हैं, उन्हें क्यों बढ़ा रहे हैं। का है समृद्धि के लिए, खा है स्वस्थता के लिए, गा है मार्गदर्शन के लिए, या फिर घा मदद के लिए। क्यों बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं मार्गदर्शन के लिए। मार्गदर्शन हम कहते हैं ना, और हमारे जो भी जैसे हमारे अपने बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं या जिनसे हम सीखते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि बड़ों का मार्गदर्शन ज़रूरी है। जिस तरह से एक नाव में यदि नाविक नहीं होगा तो नाव कहीं भी जाएगी, कभी भी किनारे पर सही से नहीं लग पाएगी। ठीक उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शकों का अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, और सबसे बड़े मार्गदर्शक हमारे माता पिता ही होते हैं। उसके बाद हमारे टीचर्स जो हमें सही या गलत की पहचान कराते हैं। तो यदि हम मार्गदर्शकों को ही नहीं सुनेंगे या उनकी ही अवहेलना करेंगे तो हम सही मार्ग पर कभी नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी यहां पर यही है। कवि मनुष्य को किस प्रकार रहने की सलाह देता है। का है हिंसा की भावना से, खा है प्रतिशोध की भावना से, गा है सहयोग की भावना से, या घा पराधीनता की भावना से। मनुष्य है, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां पर स्पष्ट रूप से सहयोग की भावना के साथ रहने का ही संदेश कवि ने दिया है। अगला है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने क्या संदेश देना चाहा है। का है जीवन की सार्थकता स्वार्थ सिद्धि में है, जब स्वार्थ सिद्ध करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। या फिर खा जीवन की सार्थकता देवों के व्यवहार में है, यदि देव हमारे ऊपर कृपा बरसाएंगे तभी हमारा जीवन सही रहेगा। या फिर गा जीवन की सार्थकता कुटिल व्यवहार में, थोड़ा चालाकी से सोचो, चापलूसी करो, ऐसा ही होगा जीवन सही। या फिर जीवन की सार्थकता परोपकार में है, जो हमारे पास है उसका हम सबके साथ उपयोग करें, अर्थात हम दूसरों के जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। हमारे पास जितना है हम उसमें से कुछ, कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो परोपकार की भावना में है जीवन की सार्थकता। तो यही इसका सही जवाब होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि कौन है। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, कैफी आजमी जी जो शबाना आजमी के पिताजी थे, क्या इस पाठ से लिया गया है। या फिर खा आत्मत्राण, जिसमें आत्मा की तृप्ति का बताया था ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। या फिर गा मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त जी ने। या फिर घा पर्वत प्रदेश में पावत सुमित्रा नंदन पंत। तो सही जवाब है मनुष्य है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो मनुष्यता कविता से ही ये पंक्तियां ली गई हैं। अब हम चलते हैं 8वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कवि किसे वहन नहीं करना चाहता। आत्मत्राण कविता के आधार पर बताइए। वहन मतलब समझते हो बेटा, किसका भार नहीं उठाना चाहता है। का सुखों का, खा तानों का, गा रिश्तेदारों का, या घा दुखों का। कवि किसे वहन नहीं करना चाहता। दुखों का। दुख ढोते ढोते कवि थक गया है। कब तक, आखिर में कब तक अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा, अब मुझे नहीं उठाना। ठीक है, तो यहां पर दुखों का बोझ की बात की गई है। तोप ने अपने समय में क्या क्या कार्य किए थे। तोप कैसे उदाहरण क्या आती है, अरे वो क्या तोप है, वो तोप जो अच्छों के छक्के छुड़ा देती थी, वही तोप आज क्या बन गई है, बच्चों का घोड़ा, चिड़ियों का घोंसला बनाने का स्थान। तो यहाँ पर तोप ने अपने समय में क्या क्या कार्य किए थे। का भारतीय देशभक्तों का दमन किया था। खा
बातचीत का माध्यम समाप्त कर दिया था, गा अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका था, या फिर घा शक्तिशालियों को और अधिक शक्ति प्रदान की थी। तो तोप ने अपने समय में भारतीय देशभक्तों का दमन किया था। एक तोप का गोला कई भारतीयों को अपने में समा गया। ठीक है, अगला है नवा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अब आपको इसी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। तो गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। यह तंतारा के लिए असहनीय था। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा का क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच कि मैं जीवन भर सभी गांववासियों की, ग्रामवासियों की सहायता करता रहा, और आज जब मेरी बारी आई तो लोग मेरी सहायता करने के लिए नहीं बल्कि मुझे ताने मार रहे हैं, और मैं खुद की ही सहायता नहीं कर पा रहा हूं। वामीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाया जाए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा चुका। उसकी तलवार याद है आपको कैसी थी? लकड़ी की तलवार थी, लेकिन उसकी तलवार में वो अलौकिक शक्ति थी कि जब उस तलवार को वो खींचते खींचते जमीन से रगड़ते हुए ले जा रहा था ना, तो जमीन फट गई थी, दो टुकड़े हो गए थे, और किस तरह से तंतारा और वामीरो उस जमीन में धंस गए थे। अमर प्रेम कहानी। और अब देखते हैं हम प्रश्न। वामीरो की मां क्रोध में क्यों उफन उठी? सबसे बड़ा दुख तो हमें तब हुआ था जब वह एक नवयुवक, हिष्टपुष्ट युवक था, बहुत अच्छा था, ताकतवर था, बुद्धिमान था, गांव वालों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर था, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाते थे, ऐसा कुछ उनके लिखा था, चला आ रहा था। अब तंतारा और वामीरो का आपस में प्रेम हो जाता है, पवित्र प्रेम, जिसमें वो चाहते हैं कि उन दोनों का विवाह हो जाए, परंतु गांव वाले अपनी रूढ़िवादियों का पालन करते हुए उन दोनों का विवाह नहीं करते हैं, और अंत इतना भयंकर होता है कि सच में आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वामीरो की मां क्रोध में क्यों उफन उठी? का गांव वालों को देखकर, खा गांव वालों के सामने वामीरो को अन्य गांव के युवक के साथ देखकर, या फिर गा तंतारा से पुरानी रंजिश के कारण, या वामीरो का विवाह ना हो पाने के कारण। तो वामीरो की मां क्रोध से हो गई क्योंकि गांव वालों के सामने वामीरो को अन्य गांव के युवक के साथ देखकर, जबकि क्या था, उनका यही था कि जिस गांव में वो रहते हैं उसी गांव के युवक के साथ ही वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते थे। लेकिन वामीरो दूसरे अन्य गांव के तंतारा से प्रेम करती थी, और जब उसकी मां ने देखा कि वामीरो किसी अन्य गांव के युवक के साथ है, तो वो क्रोधित हो गई। अगला प्रश्न है, गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। पंक्ति में उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? का है तंतारा के लिए, खा है वामीरो के लिए, गा है तंतारा की मां के लिए, या घा निकोबारी के लिए। यहां पर उसे है वामीरो के लिए। बड़ा अजीब सा लगा बेचारी को। गांव के लोग तंतारा के विरोध में आवाज क्यों उठाने लगे? वही युवक जो हमेशा गांव वालों के लिए खड़ा रहा, सहायता के लिए खड़ा रहा, हर वक्त 24 घंटे हर एक की मदद के लिए खड़ा रहा, और आज वही गांव वाले उसके विरोध में आवाज उठाने लगे। क्यों? का है आपसी बहस के कारण, खा है तंतारा की समृद्धि के कारण, गा है वामीरो से प्रेम करने के कारण, या फिर घा तंतारा की बेरुखी के कारण। वामीरो से प्रेम करने के कारण, क्योंकि वामीरो दूसरे गांव की युवती थी, और ये उनके रीति रिवाजों में चला आ रहा था कि एक गांव के युवक युवतियों का ही आपस में विवाह होता था, अन्य गांव के साथ उनका वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होता था। इसलिए उन्होंने तंतारा के खिलाफ भी आवाज उठाई। तंतारा के क्रोधित होने का क्या कारण था? का विवाह की निषेध परंपरा, खा स्वयं की असहायता पर खींच, गा वामीरो का रोना, या फिर घा ये सभी। तो उत्तर होगा ये सभी, क्योंकि वो क्या करे, मजबूर था। एक तरफ अपना प्रेम नहीं प्राप्त कर पा रहा था, दूसरी तरफ गांव वाले
जो कि रूढ़िवादी परंपराओं के चलते उन दोनों की मना स्थिति को समझना ही नहीं चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा, और परिणाम कितना भयंकर हुआ था कि जैसे वो जमीन में समाहित हो गए हों। और अंत में फिर क्या हुआ, फिर सब उनके जाने के बाद जय जयकार करते हैं, फिर वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। अरे भैया, यदि समय रहते उनका ही विवाह संपन्न करवा दिया जाता तो कितना अच्छा कहानी का अंत होता। अगला है, वामीरो को दिखी देखकर तांतारा ने क्या कदम उठाया। अब वामीरो बिलख रही थी, रो रही थी, तो क्या किया फिर उसने, का गांव छोड़कर जाने लगा, खा अपनी तलवार निकाल ली, गा तांतारा को समझाने लगा, या फिर ये सभी तो नहीं होगा। अपनी तलवार निकाल ली थी उसने, वह तलवार जो कभी भी वो निकालता ही नहीं था। उसकी तलवार में अल्लाह की शक्तियां थी, और ऐसी तलवार की वो घसीटता हुआ जब जा रहा था तो उसे ही नहीं पता था कि हो क्या रहा है। धरती 2 भागों में विभाजित हो गई थी उसकी लकड़ी की तलवार से। ठीक है, तो सोच समझकर उत्तर देना, आप बहुत अच्छे से दे पाओगे। अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। का लेखक का आबदियों के समंदर को पीछे सरकाने से क्या अभिप्राय है। का समंदर को सुखाकर उसकी धरती का उपयोग करना, खा समुद्र के पानी का स्तर कम करना, या फिर गा मनुष्य द्वारा समंदर में घर बनाया जाना, या फिर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां बात की जा रही है समुद्र को सुखाकर उसकी धरती का उपयोग करना, ये था भैया उसका सपना। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई देने लगी। याद है बड़े भाई साहब? हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित ये बड़े भाई साहब, कितना बेचारे अपने आप पर ध्यान ना देकर छोटे भाई को पढ़ाई कर, नियम पूर्वक कर, खेलने नहीं जाएगा, पतंग उड़ाने नहीं जाएगा, और छोटा भाई धीरे धीरे कर कर आगे की कक्षा में बढ़ते गया और बड़ा भाई उसी कक्षा में रहा। लेकिन अब यहां पर उन्होंने बताया कि बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई दी। हमेशा वो डांटते रहते थे लेखक को। कब नरमी दिखाई दी? का जब वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, खा जब वे परीक्षा में फेल हो गए, गा जब छोटे भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया, या फिर घा जब उन्हें लगा कि वे जरूरत से ज्यादा डांटते हैं। कब नरमी आई? बेचारे बड़े भाई साहब के ऐसा लगा कि जब वे स्वयं परीक्षा में फेल हो गए और उनका छोटा भाई उत्तीर्ण होता चला जा रहा था, तो अब ऐसा लगा कि मैं क्यों इसको डांटता हूं, ये तो परीक्षा में वैसे ही अव्वल आता है। और बेचारे जब वे स्वयं फेल हो गए थे तो अपने आप को फिर उन्होंने मतलब डांटना, छोटे भाई का डांटना कम कर दिया। अब चलते हैं हम खंड बा की तरफ। खंड का हुआ हमारा कंप्लीट। सब्जेक्ट प्रश्नों की ओर हम चल रहे हैं, वर्णात्मक प्रश्नों की ओर हम चल रहे हैं। प्रश्न 11 है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना है। 3 नंबर की बात है, 2 प्रश्न हमें करना है और 6 नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं पहला। इस बस्ती ने ना जाने कितने परिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने इधर उधर डेरा डाल लिया। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के आधार पर उत्तर देना है। याद आया? अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले? हाँ, यस। तो यहां पर दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि मानव की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं या लालसाएं भी कह सकते हैं, लालच की भावना भी कह सकते हैं, और आवश्यकता के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई, जंगली जानवरों का शिकार शुरू हो गया, प्रकृति के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ शुरू कर दी मनुष्य ने, पशु पक्षी बेघर हो गए। अब पक्षी इधर उधर अपने आश्रय या घर के लिए भटकते रहते हैं। अतः मनुष्य को प्रकृति में असंतुलन लाने वाले कार्यों से बचना चाहिए। और फिर क्या कहा जाता है? अरे यार देखो, घरों में सांप निकल रहे हैं, अरे हमारे घरों में कबूतर ने घोंसला बना लिया। अरे तुम्हारे घरों में सांप नहीं आ रहे हैं, तुम्हारे घरों में कबूतर नहीं आ रहे हैं, तुम सांप और कबूतरों की जगह घर बना रहे हो, तो वो अपने घर को छोड़कर कहां जाएंगे? अपने कदमों को, अपनी लालसाओं को सीमित करना होगा। ठीक है, समझ में आया? अब है कर चले हम फिदा। कविता में सीता का दामन पंक्ति से क्या तात्पर्य है? कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, पता है ना आपको? यो
दुल्हनियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ऐसा कुछ है ना। तो ये है कैफी आजमी जी द्वारा रचित राष्ट्रभक्ति देशभक्ति गीत है। और चलते हैं अब सीता का दामन पंक्ति से तात्पर्य भारत माता के मान सम्मान रूपी पवित्र आंचल से है, जिसे रावण रूपी शत्रु स्पर्श ना कर सके, छू न पाए न सीता का दामन कोई, काट दो गर हाथ उठने लगे, ऐसा है ना। यदि किसी शत्रु का हाथ भारत माता के सीता रूपी दामन की ओर बढ़े तो उसे तुरंत काट डालो। भारत माता के सम्मान को किसी भी तरह से ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। शत्रुओं का नाश कर भारत माता को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। हर एक भारतवासी और जो हमारे शहीद वीर सपूत हैं, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। ठीक है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित कर दिया। तो यहां अब हम सभी के हाथों में है मातृभूमि की रक्षा, मान सम्मान। तो हम सभी को बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है प्यारे बच्चों, और अच्छे से अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज और देश की रक्षा भी करनी है। अगला प्रश्न है, कंपनी द्वारा वजीर अली को पद से हटाने का क्या कारण था? कारतूस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। वजीर अली को अवध के नवाब का पद मिला था, उसे कंपनी ने जबरन पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि कंपनी उसे अपने लिए खतरा मानती थी तथा अपना शत्रु समझती थी। वह अपने किसी चाटुकार व्यक्ति को उस पद बिठाना चाहती थी जिससे कि कंपनी का लाभ हो सके। और क्या किया था? वजीर अली के चचा जान को ही उसने कंपनी पर बिठा दिया था, मतलब गद्दी पर बिठा दिया था। साथ ही साथ 10 लाख रुपए भी उनको प्राप्त हो गए थे। लेकिन वजीर अली जो थे, वजीर अली वो सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने गद्दी पर हटकर भी अंग्रेजों को बहुत हैरान किया, परेशान किया, ना को चने चबा दिए। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक किसे कहा गया है? वह व्यक्ति के स्वभाव का परिष्करण किस तरह करता है? तो कबीरदास जी का ये दोहा सुप्रसिद्ध है और ये बहुत ही मतलब सदियों बाद भी ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उसी तरह से बिल्कुल फलीभूत होता है, या यूं कहूं कि कोरिलेट करता है, सहसंबंध स्थापित करता है। कबीरदास जी ने कहा कि निंदक कौन सा व्यक्ति है? निंदक वह व्यक्ति है जो अपने आसपास रहने वालों की स्वाभाविक कमियों को अनदेखा नहीं करता है। वह उन कमियों की ओर व्यक्ति का ध्यान बार बार आकर्षित करता है। उसकी इस आलोचना से व्यक्ति गलतियों और अपनी कमियों के प्रति सजग हो जाता है। वह उन्हें दूर करने या ढकने का प्रयास करता है और सुधार के लिए उन्मुख भी हो जाता है, तैयार भी हो जाता है। आत्म सुधार की भावना पनपते ही व्यक्ति धीरे धीरे अपने दुर्गुणों और कमियों से मुक्ति पा जाता है। अर्थात अपने हमारे पास या हमसे स्वयं हमारे निकट आकर जो हमारी कमियों को बताएं, हमें धन्यवाद देना चाहिए। ये नहीं कि अरे तुम कौन होते हो। अक्सर हाँ बिल्कुल बेटा, मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है कि आपके मस्तिष्क में जरूर ये आ रहा होगा कि यदि किसी की कमी बताते हैं ना तो वो हमें ही बुरा भला कहता है, इसलिए हम तो कहते ही नहीं है। ऐसा है, लेकिन मैं हमेशा आपसे भी यही कहती हूँ और अपने विद्यार्थियों से जैसे क्लास में पढ़ाती हूँ उनसे भी यही कहती हूँ कि यदि आपको लगता है कि टीचिंग में और कुछ आपको चाहिए और कुछ और तरीके से आपको पढ़ना है तो मुझे वो तरीके बताइए, कुछ कमियां बताइए, ताकि मैं अपने आप में और अधिक सुधार ला सकूं। और ये सच्चे दिल से मैं आपसे भी कह रही हूँ, ठीक है। तो हमें अपने ऐसे निंदकों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। निंदा करना मतलब बुराई करना नहीं होता। बुराई किसे कहते हैं? जो पीठ पीछे कही जाती है। निंदक मतलब जो अपने मुंह पर हमारी कमियां बताता है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति माना जाता है। उसकी वजह जो हमारे मुंह पर तो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और दूसरों के समक्ष हमारी बुराई करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से अच्छा कौन व्यक्ति है? जो हमारी कमियों को हमें बताता है। ऐसा करने में व्यक्ति को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता है। इस तरह निंदक अपने आसपास रहने वालों का परिष्करण ही करता है। तो हमें हमेशा अपने पास निंदकों को रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, मीराबाई के काव्य में विरह की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई, पायो जी मैंने, है ना, पता है ना, राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, खर्चे नहीं कोई चोर न ले। या फिर
यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि हर जन्म में, हर समय मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपके लिए तो मैं चाकर भी बन जाऊंगी, नौकर भी बन जाऊंगी, बाग बगीचे भी लगा लूंगी, जहां पर रहकर मैं आपको निहारना चाहती हूँ। हर स्थिति में मीराबाई के काव्य में विरह की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है। विरह मतलब बिछड़ना, चरम सीमा मतलब बहुत ज्यादा विरह वेदना। मीराबाई का रचना संसार ईश्वरीय प्रेम के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग पर आधारित है। यदि प्रेम को किसी कसौटी पर परखा जा सकता है तो वह है विरह वेदना की अनुभूति। ठीक है, मीराबाई के विरह वर्णन में स्पष्ट रूप से प्रेम में तड़पते हुए अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करने का सजीव चित्रण है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तड़पती हैं, वह विरह में इतनी व्याकुल हैं कि अपने प्रेमी से मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कुछ भी बनने को तैयार हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन मुझे श्री कृष्ण चाहिए, उनके मन में यह है। वह अर्धरात्रि के समय श्री कृष्ण से यमुना नदी के किनारे मिलने की विनती करती है, साथ ही साथ यहां तक कि वह उनकी सेविका बनने को भी तैयार हो जाती हैं। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कुसुम्बी साड़ी पहनने को तैयार है। वे अपनी भाव भक्ति को अपनी सबसे बड़ी जागीर मतलब संपत्ति मानकर कृष्ण दर्शन की अभिलाषिणी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मीरा के काव्य में विरह वेदना की अनुभूति अपनी चरम सीमा पर है कि वो श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यहाँ उन्होंने यही बताया कि मैं बाग बगीचे लगाऊंगी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को भी यमुना नदी के किनारे आ जाऊंगी, लेकिन हे कान्हा, हे कृष्णा, मुझे अपने दर्शन दे दो। अगला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के आधार पर किन 3 मानवीय गुणों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर मानवीय गुणों की यदि हम बात करें बच्चे, तो सबसे पहला गुण है परोपकार, ठीक है, और दया, परोपकार, करुणा, ये सब मानवता की भावना के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य है, हाँ मनुष्य है, मानव है, हाँ मानव है, लेकिन क्या हमारे अंदर मनुष्यता की भावना है? क्या हम मानवता के पुजारी हैं? तो यहाँ पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्यता कविता के माध्यम से हमें मानवीय गुणों पर चलने की सलाह दी है, और हमें यह भी कहा है कि जीना मरना उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता है। परोपकार, दयालुता और उदारता, क्या क्या है? परोपकार, दया और उदारता, ये 3 मानवीय गुण ऐसे हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। इनको याद रखिएगा बच्चे, परोपकार, दयालुता और उदारता, ये 3 ऐसे गुण हैं जो साधारण से मनुष्य को महान बना देते हैं। कौन कौन से गुण? परोपकार, दयालुता और उदारता, ठीक है, जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। केवल अपने लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही सच्चे अर्थों में मनुष्यता है। अब किस तरह से, क्या हम परोपकारी हैं? अपने आप को पहचानिए, अपने आप का असेसमेंट कीजिए, क्या हम में मानवता है? क्या हम परोपकार करते हैं? ठीक है भैया, करते हैं। एक, क्या हमारे अंदर दया की भावना है? हाँ, हमें दूसरों के दुखों को देखकर बड़ा बुरा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हम में जितना सामर्थ्य है हम उनकी सहायता कर सकें। क्या हम में उदारता है? ये गुण बहुत कम लोगों में होता है, उदारता, विनम्रता, क्योंकि जो थोड़ा परोपकार कर देगा, दया दिखा देगा, वो अपने आप को बस मैंने देखो इतना सारा दान किया, ऐसा ही थोड़ी हूं मैं अहंकार की भावना जाती है, और जहां अहंकार आया वहां उदारता तो नीचे चली जाती है। तो इन सब के साथ यदि ये भावना है तभी साधारण मनुष्य महान की श्रेणी में शामिल हो जाता है। और यही है कि यदि स्वार्थ के मतलब स्वार्थ सिद्धि से ही हम अपना जीवन जीते हैं तो ये तो मनुष्य की नहीं, पशु की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर बताया है परोपकार, दया और उदारता। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। 3 नंबर का जब भी प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा 60 शब्दों में हम उत्तर देना है। मतलब हमारी जो आंसर शीट रहेगी, जो हमारी उत्तर पुस्तिका रहेगी, उसमें हमें 6-7 लाइन्स या 6-7 पंक्तियों में तो उत्तर देना ही देना है। 6-7 पंक्तियों का मतलब ये नहीं कि अब लाली मैडम ने कहा 6-7 पंक्तियां तो लिखना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब विषय वस्तु जो भी प्रश्न पूछा गया है उससे संबंधित हो और एकदम सटीक तरीके से उस प्रश्न का उत्तर दे रही हो, तभी उसमें आपको अंक मिलेंगे। कॉपी भरने से अंक नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना है। अब आया है किसका? यस,
आपकी संचयन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आ चुके हैं, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है, और ये मत सोचना कि यहां भी मार्जिन बीच बीच में लिखे जा रहा है सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि सप्लीमेंट्री हम जितने लेंगे ना उतने हमें ज्यादा नंबर मिलेंगे। नो बेटा, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। आप जितने अच्छे से उत्तर लिखोगे, सप्लीमेंट्री लो या नहीं लो, आपकी जो मेन आंसर शीट रहती है उसमें इतने मतलब पृष्ठ दिए जाते हैं कि हाँ आपका पेपर हो सकता है। लेकिन ठीक है, आप सप्लीमेंट्री ले रहे हो, लेकिन उचित तरीके से आपको लेना है। अब है महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण। महंत के चरित्र की किस सच्चाई को सामने लाता है? ठाकुर बाड़ी जैसी संस्थाओं से कैसे बचा जा सकता है? हरिहर काका जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में क्या है, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, उनकी अपनी संतान नहीं है, तो भाइयों के साथ वे रहते हैं। उनके पास कुछ जमीन का टुकड़ा भी है जिस पर सबकी नियत है। गांव के जो महंत कौन? जो पुजारी, जो पूजा पाठ करवाते हैं, जिन्हें सब पूजते हैं, महंतों की भी पैनी दृष्टि हरिहर काका की जमीन पर है। दूसरा, उनके जो भाई बंधु हैं उनकी नजर भी उनकी जमीन पर है। अरे भाई, जमीन क्या कोई खाने की वस्तु है? जमीन से जो उपज हो रही है वो उसी घर में तो जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी सबकी नियत और सबकी दृष्टि उनकी जमीन पर रहती है। तो महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण तक हो जाता है। और जब हरिहर काका का अपहरण होता है तो महंत, जिनको लोग पूजते थे, उनके किस तरह के चरित्र का पता चला है, याद है आपको? तो महंत द्वारा हरिहर काका का अपहरण महंत के चरित्र की इस सच्चाई को सामने लाता है कि महंत स्वार्थी एवं धन लोलुप मतलब होता है लालची। क्या होता है? लालची। ठीक है। तो जो महंत थे वो स्वार्थी भी थे और धन के लालची भी थे। कहने को अब उनका काम क्या था? खूब आ रहा है, कोई किसी का घर गांव में विवाह हुआ, महंत जी को इतना मंदिर में चढ़ावा दिया जाए। महंत जी कहते हैं आप लोग दान धर्म कीजिए, स्वर्ग में स्थान मिलेगा, आपका नाम अमर हो जाएगा। और भोले भाले बेचारे अशिक्षित व्यक्ति लोग, जो गांव के लोग थे, वो उनकी बातों में आ जाते थे और क्या सोचते थे, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है सब महंत जी की कृपा से हो रहा है। तो पहले तो महंत ने हरिहर काका को बहुत इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें बताएं कि तुम अपनी ज़मीन का टुकड़ा जो है या अपनी ज़मीन है उसको मंदिर के नाम कर दो, स्वर्ग में जाओगे, बहुत नाम होगा। लेकिन हरिहर काका उनकी बातों में नहीं आए तो उन्होंने उनका अपहरण करवा लिया। महंत ने हरिहर काका की ज़मीन से आजाद हड़पने के लिए पहले उन्हें फुसलाया और जब इससे काम ना बना तो उन्होंने उनका अपहरण कर लिया। उनके इस व्यवहार से यह सच्चाई उजागर होती है कि धर्म के क्षेत्र में दुर्जनों एवं दुराचारी लोगों का प्रवेश हो चुका है। यस, ठीक है। और ऐसे ही लोगों के कारण धर्म के क्षेत्र में अनाचार की प्रवृत्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। यदि ऐसा ही बढ़ता चला गया तो क्या होगा? कहां है मानवता? वही सब इसमें दिखाया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। धर्म की मूल संवेदना से कोसों दूर ऐसे दुराचारियों ने धर्म को अपनी विलासिता का आवरण बना लिया है। ये धर्म की आड़ में दुनिया के सारे कुकर्मों का अंजाम देते हैं। समझ में आया? कुछ ऐसे, जैसे आपने भी सुना होगा, आप भी समझदार बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, कि धर्म के नाम पर किस तरह से कार्य किए जाते हैं। भोली भाली जनता को बुद्धू बनाया जाता है, फुसलाया जाता है और उनसे दान धर्म के नाम पर धन दौलत आभूषण सब कुछ खींचा जाता है, लूटा जाता है। ठाकुर बाड़ी जैसी संस्थाओं से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ही उसे बचा सकता है, क्योंकि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है और उसे धर्म के ठेकेदारों के स्वार्थों से बचा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, क्या कहूंगी, कि अक्सर लोग, मैं तो कहती हूं कि 100 में से 96-97, मतलब 99 भी कह सकती हूँ, 99 भी कह सकती हूँ, कि अक्सर लोग 99% लोग दूसरों की बातों को सुनकर अपने विचारों को बदल लेते हैं। क्यों? यदि मान लीजिए 3-4 व्यक्ति हैं, आपस में दोनों का बहुत अच्छे से, हाँ दोस्ती नहीं है, ज्यादा अधिक लंबा परिचय नहीं है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से समझना है कि हाँ ये ठीक है। यदि कोई तीसरा व्यक्ति आ गया और इसने
इसने इस व्यक्ति से इसके बारे में भली बुरी बातें कर दी, तो इस व्यक्ति का रुझान इसके प्रति बदल जाएगा। अपनी बुद्धि कहाँ है, अपना विवेक कहाँ है भैया? बुद्धि से सोचो यार, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है, तो क्यों हम किसी की बातों में लग जाते हैं? हम कानों के होते हुए बहरे, मुंह के होते हुए गूंगे, आंखों के होते हुए अंधे बने रहते हैं। हाँ, किसी ने कहा ऐसा, अच्छा अरे ऐसा, उसकी बातों में आ गए। फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी के मुंह पर उसके जैसी और किसी फिर पीठ पीछे उसकी निंदा। तो इससे अच्छा तो वही कबीरदास जी वाला दोहा कि निंदक नियरे राखिए। तो यहाँ पर यही बताया है कि व्यक्ति का विवेक ही उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है। यदि वो भी सुना होगा ना आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये भी सुना होगा तुलसीदास जी द्वारा रचित, जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। यदि सद्बुद्धि से कार्य हम लेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा। वहीं पर यदि हमने कुबुद्धि को अपने मस्तिष्क में स्थान दे दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि जो घटित हो रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप को सही ही समझता है, अपने आप को हीरो समझता है, अपने आप की कमियों को देखना ही नहीं चाहता है बस। लेकिन जो सद्बुद्धि से कार्य लेते हैं, जो विवेकवान व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान व्यक्ति रहते हैं, वो अपनी कमियों से सीखते भी हैं और यदि उनको कोई सही मार्ग दिखाता है तो उस मार्ग पर भी वो चलते हैं। दूसरों के कहने से किसी व्यक्ति के प्रति अपनी राय कभी नहीं चेंज करते। तो आपको भी ऐसा ही बनना है, हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिएगा, अन्यथा समाज तो बेटा ऐसा है कि बयां नहीं किया जा सकता। सच में ऐसा है कि पता नहीं कौन किस रूप में आपके सामने आ जाता है, आपसे कितनी अच्छी अच्छी बात है और आपके ही बारे में दूसरों से क्या क्या बात करता है। तो जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को करना है। तो यहाँ जो धर्म के नाम पर महंत जी थे, पुजारी थे, अरे मतलब भूखे रहने हैं, उपवास रखना है और कहाँ जाकर कितना खाना है, घी पीना, कहने का तात्पर्य दूसरों के खून को चूस कर अपने आप का पेट भरना और साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य दुष्कृत्य भी करना, समाज की नजरों में अच्छे बने रहना और अपने आप की सभी लिखा है ना, या विलासिताओं का, भोग विलासिताओं का निर्वहन करना और अपने आप को पूजनीय भी बनाना। तो ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह से अपना काम करते हैं। खास तौर से पहले जब शिक्षा का अभाव था तो ऐसा होता था और आज भी ऐसा है। ठीक है, तो हमें अपनी बुद्धि से काम लेना है, कभी भी किसी की बातों में तो नहीं आना है। जब तक हम पूरे चौकन्ने ना हो जाएं, उस बात की तह तक ना पहुंच जाएं, तब तक किसी भी व्यक्ति की बात नहीं मानना है जो आपके इर्द गिर्द वाले हों। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। बचपन में लेखक और उसके साथी किसे अपना नेता मानते थे और क्यों? पाठ में उसके बारे में क्या बताया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य जब याद आता था तो सब लोग चिंतित हो जाते, जबकि ओमा, उसे कोई परवाह नहीं थी। क्या करेंगे मास्टर जी? डंडे ही मारेंगे ना, मार देन दो, और क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, चिल्लाने दो, मैं नहीं कर रहा। इस तरह का था ओमा। तो सब लोग कहते थे यार इसको टीचर से डर नहीं लगता, पिटने से डर नहीं लगता। लेकिन कुछ बच्चे नहीं, बातों में तो आ गए, लेकिन जैसे ही मास्टर जी, एक थे ना पीटी वाले टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो जब उनका नाम या जहन में उनके डायलॉग्स भी याद आ जाते तो सब के सब अपने काम के प्रति सतर्क हो जाते थे। तो बचपन में लेखक और उसके साथी ओमा को अपना नेता मानते थे, क्योंकि जब छुट्टियां बिताने के बाद मास्टर जी द्वारा दिया गया कार्य याद आता तो सभी चिंतित हो जाते थे। अनेक प्रकार से जल्दी कार्य पूरा करने की योजना भी बनाते और तब ओमा की बातें याद आती। वह हमेशा कार्य पूरा करने की बजाय पिटाई को सस्ता सौदा समझता था। पिट लूंगा, हाँ पिटाई खा लूंगा, क्या हो जाएगा, है ना। उसे देखकर लेखक और उसके साथियों में भी बहादुरी दिखाने की लहर दौड़ जाती थी। पाठ में उसके बारे में यह बताया गया है कि उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग आदि तो अलग था ही, उसकी शक्ल सूरत भी एकदम अलग थी। तो अब ऐसे संगति का असर कहते हैं इसको, कि यदि बहुत अच्छे संस्कार हमें प्राप्त हैं, हर एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन यदि विद्यालय में हम कहीं से कुसंगति में पड़ गए
तो हमारे वो संस्कार को हम छोड़ते जाते हैं। तो चयन बहुत अच्छे से करना है आपको, मित्रों का चयन बहुत अच्छे से करना है ताकि आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सके। उमा की तरह कभी भी ऐसे दोस्तों को आपको अपना मित्र नहीं बनाना है। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने शरीर पर ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। अब भाई उमा है, मार दे तो मार दे, मैं होमवर्क नहीं करूंगा, बाकी बच्चे तो करना है। उसका वर्णन भी किया है कि हांडी जितना सिर, बड़ा सा सिर, उसके ठिगना शरीर, ठिगना मतलब नाटे कद का, छोटे कद का, ऐसा लगता था जैसे बिल्ली के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता था। वह हाथ पांव से नहीं, हमेशा सिर से इतनी जोर से वार करता था कि शक्तिशाली बालक भी पीड़ा से चिल्ला उठता था। उसके सिर की टक्कर को सभी रेल बम्बा कहते थे। जब भी कभी बच्चों में लड़ाई होती थी, हाथ पैर का यूज नहीं, वो सिर से लड़ता था। पता नहीं पिछले जन्म में क्या था। तो यहाँ पर यही उसका वर्णन दिया है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। टोपी शुक्ला, याद है आपको टोपी शुक्ला और इफ्फन की दोस्ती, जो अलग अलग धर्म के बच्चे थे। एक था ब्राह्मण परिवार से, दूसरा था मुस्लिम परिवार से। फिर भी उन दोनों की दोस्ती इतनी गाढ़ी थी, इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती के बीच में ना तो जाति आई ना ही धर्म। टोपी द्वारा अम्मी शब्द के प्रयोग से घर वालों की प्रतिक्रिया उनकी किस मानसिकता का द्योतक है? क्या आप घर वालों की इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं अथवा अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब टोपी इफ्फन के घर आया जाया करता था और इफ्फन के घर में इफ्फन अपनी मम्मी से अम्मी कहा करता था, अम्मी जान, अब्बू जान। तो एक बार टोपी ने गलती से, सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मेज पर बैठकर भोजन कर रहे थे और अचानक टोपी के मुंह से अपनी माँ के लिए क्या निकल गया? अम्मी रोटी देना। ओह, तब तो सबके ऐसे चकित हो गए, अचंभित हो गए कि ये दादी तो जैसे तिल में लौटी, कहती हूं इससे नहीं जाए उस मुस्लिम के घर में खेलने, लेकिन बहू को बुरा भला सुनाने लगी। इसने ही बिगाड़ कर रखा है, इसी के कारण ये वहां जाता है। तो टोपी द्वारा अम्मी शब्द के प्रयोग से घर वालों की प्रतिक्रिया उसकी किस मानसिकता का द्योतक है? द्योतक का अर्थ समझते हो बेटा? परिचायक। ठीक है, क्या हमें पता चलता है इससे? क्या आप घर वालों की इस प्रतिक्रिया को उचित मानते हैं? मतलब क्या उनके घर वालों ने टोपी को बहुत डांट लगाई अम्मी शब्द कहने पर, यह सही था? या आपको लगता है कि उसके घर वालों को बच्चा समझकर क्या डांट लगाने की जरूरत, जैसा सुनेंगे वैसा करेंगे, और अम्मी कहना कौन सी बुरी बात है? क्या आप ये समझते हैं? जो भी आप समझते हैं वो आपको उत्तर देना है। तो टोपी शुक्ला का मित्र इफ्फन था। इन दोनों के मध्य काफी घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुके थे, बहुत गहरी मित्रता थी। अक्सर टोपी इफ्फन के घर आया जाया करता था। टोपी को इफ्फन की दादी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इतने घनिष्ठ संबंध होने के कारण दोनों मित्र एक दूसरे से इतने प्रभावित हो गए थे कि भिन्न भिन्न मजहब समझते हो ना, धर्म होने के बाद भी आत्मीय संबंध सर्वोपरि हो गया था। एक दिन टोपी अपने घर में सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक टोपी के मुंह से अम्मी शब्द सुनाई दिया। अब हो गई गड़बड़। अम्मी शब्द सुनकर टोपी की दादी और उसकी मां के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दोनों ने ही टोपी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसकी मां ने उसकी जमकर पिटाई की। यह अम्मी शब्द फारसी भाषा का है, जो प्रायः मुस्लिम घर परिवार में प्रयोग किया जाता है। टोपी के घर वाले ऊपरी आधुनिक जीवन शैली इतनी बुरी तरह बिगड़ और बिखर गई है कि इस बात का शायद हमें अंदाजा भी नहीं कि कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब क्या कह रहे हैं कि टोपी के घर वाले, मतलब जो ब्राह्मण परिवार के थे, जिनको लगता था नहीं मुस्लिम जाति मतलब ये है वो है, दकियानूसी खयालों के। मनुष्य जीवन प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर है तथा उपहार, इसलिए हमें इसे सुसभ्य ढंग से जीने की कला सीखनी चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। भाषा या शब्द जिसका अर्थ यदि समान है तो उस किसी भी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। यदि टोपी द्वारा अम्मी शब्द का प्रयोग हो गया तो इसमें बुराई क्या है? उनका इस तरह से प्रतिक्रिया करना या टोपी को डांटना या मारना बिल्कुल अनुचित था, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब हम चलते हैं 14वें प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से या निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है।
ठीक है। संकेत बिंदु दिए जाएंगे, विषय बिंदु दिए जाएंगे। आपको सभी जो भी संकेत बिंदु दिए जाएंगे उनका बहुत अच्छे से पालन करते हुए अनुच्छेद लिखना है। कितने शब्दों में? 80 से 100 शब्दों में। मतलब आपकी जो आंसर शीट होगी, ध्यान से देखो, ये आपकी आंसर शीट है, यहां पर आपका मार्जिन दिया रहता है। तो बहुत अच्छे से आपने यदि यहाँ से लिखना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये आपकी आंसर की है, यहाँ मार्जिन दिया ही है, यहाँ से भी मार्जिन लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं। ऐसा नाटक मत करना बेटा, ठीक है। जिस तरह से लिखते हैं उसी तरह से लिखना। यदि आप इतने अच्छे तरीके से लिखते हो तो एक पेज काफी है आपके अनुच्छेद के लिए, या फिर दूसरे पेज में कुछ पंक्तियां जा रही हैं, इट्स ओके। लेकिन यदि आप इस तरह से दोनों साइड मार्जिन बनाकर बीच में लिख रहे हो, 3-4 पेज लिखे जा रहे हो, कहोगे हमने तो अनुच्छेद 5 नंबर का था ना, 5 पेज लिख कर आया हूं। पता चलेगा 5 पेज लिख कर आए हो फिर भी 1 नंबर मिला है। ऐसा मत करना, ठीक है। आपको ये पता ही है ना कि क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। हमें ज्यादा नहीं, अच्छा लिखना है, ठीक है। तो पहला सुख निरोगी काया, संकेत बिंदु दिए ही है, आशय है, व्यायाम और स्वास्थ्य है, समाज को लाभ है कि यदि हम निरोग रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो इससे समाज का कैसा लाभ है भैया, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। पहला सुख निरोगी काया, इसका आशय है कि शरीर का स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि सारे सुख शरीर द्वारा ही भोगे जाते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके लिए दुनिया की हर खुशी निरर्थक होगी। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। व्यायाम समझते हो ना, कसरत, एक्सरसाइज। अतः हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ तथा मन प्रसन्न रहता है, साथ ही रोगों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। व्यायाम और स्वास्थ्य का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति का शरीर एक यंत्र की तरह है, एक मशीन की तरह ही है। जिस प्रकार यंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें तेल, ग्रीस आदि देखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने शरीर को क्रियाशील और अन्य विकारों से, मतलब रोगों से या बीमारियों से दूर रखने के लिए व्यायाम जरूर करना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ समाज की स्थापना करता है। आदर्श समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वह समाज के विकास की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा। इससे समाज को अत्यंत लाभ होगा। एक व्यक्ति परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हर एक व्यक्ति समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब आ गया है दूसरा, मोबाइल फोन। आप कहोगे यस, मैं तो इसी पर लिखूंगा अनुच्छेद, बहुत अच्छा लिख पाऊंगा। लेकिन बेटा ध्यान देना कि जो संकेत बिंदु दिए हैं उनका पालन करते हुए हमें अनुच्छेद लिखना है। संकेत बिंदु दिए हैं, सबसे पहला है लोकप्रियता, दूसरा है सूचना क्रांति, तीसरा है लाभ और हानि। मोबाइल फोन, वर्तमान युग में मोबाइल फोन घरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इसकी लोकप्रियता की एक वजह इंटरनेट और सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ रहा चलन है। मोबाइल आज विश्व में सूचना क्रांति का वाहक बन गया है। बिना तारों वाला मोबाइल फोन जगह जगह लगे ऊंचे टावरों से तरंगों को ग्रहण करते हुए मनुष्य को दुनिया के प्रत्येक कोने से जोड़े रखता है। मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने के लिए विभिन्न टेलीफोन कंपनियां अपनी अपनी सेवाएं देती हैं। मोबाइल फोन बात करने, एसएमएस की सुविधा प्राप्त करने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खेल, कैलकुलेटर, फोन बुक की सुविधा, समाचार, चुटकुले, इंटरनेट सेवा आदि भी उपलब्ध कराता है। अनेक मोबाइल फोन्स में इंटरनेट की सुविधा होती है, जिससे ईमेल भी किया जा सकता है। मोबाइल फोन सुविधाजनक होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है। हमें लिखना है, लाभ तो हमने बता दिए, अब हमें हानि को भी बताना है। मोबाइल फोन की सबसे बड़ी हानि यह है कि समय असमय बचता ही रहता है। लोग सुरक्षा और शिष्टाचार भूल जाते हैं। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय भी फोन पर बात करते हैं, जो असुरक्षित ही नहीं बल्कि कानूनन अपराध भी है। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा, बाइक चला रहे हैं तब भी इस तरह से किए जा रहे हैं, जबकि ये नहीं करना है। जान है तो जहान है। जो भी कार्य है अपनी जान के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। या तो हम खुद
टकराएंगे या दूसरे के टकराने का कारण बन जाएंगे। इससे अच्छा है कि यदि हम कहीं सफर कर रहे हैं तो मोबाइल फोन को बिल्कुल जेब में रखिए, हमसे अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं। ठीक है। अपराधी एवं सामाजिक तत्व मोबाइल का गलत प्रयोग करके अनेक प्रकार के अवांछित कार्यों में करते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अधिक प्रयोग से कानों एवं हृदय पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। अतः इन खतरों से सावधान होना अति आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इसका प्रयोग हम तार्किक और बौद्धिक सीमा में रहकर करें, तभी यह एक उपयोगी साधन बनकर हमारे जीवन को विकास के पथ पर ले जा सकता है। आप चलते हैं एक ठंडी सुबह की तरफ। एक ठंडी सुबह पर हमें लिखना है क्या? अनुच्छेद। देखते हैं संकेत बिंदु। कब, कहां, क्यों है याद, हाँ, क्या मिली सीख। एक ठंडी सी सुबह में आप कहां गए, कहां का विवरण है, तो ये आपको लिखना है। हाँ, क्यों रही वो याद, क्यों वो अविस्मरणीय दिवस रहा आपके लिए, साथ ही साथ क्या मिली उससे सीख। एक ठंडी सुबह प्रकृति का सर्वाधिक सुंदर रूप सुबह के समय ही होता है। हर सुबह का अपना एक अलग ही सौंदर्य होता है। ऐसी ही एक ठंडी सुबह मुझे याद है जब मैं कश्मीर की यात्रा पर गया था। तब मुझे एक अपूर्ण अनुभव हुआ। जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था उसके बाहर का दृश्य इतना सुंदर दिखता था। एक दिन में प्रातः काल के समय शीघ्र ही उठ गया, जल्दी से उठा और होटल के कमरे से बाहर आकर मैंने देखा कि सूर्य की पहली किरण के साथ एक ताजगी भरा एहसास मानो मेरे पूरे शरीर को रोमांचित कर गया। कश्मीर की वह ठंडी ठंडी सुबह, वहां की सुंदर घाटियां, वृक्ष तथा उस प्राकृतिक हवा का आनंद मुझे आज भी याद है, क्योंकि ऐसी सुंदर तथा मनमोहित सुबह का आनंद मैंने इससे पहले कभी नहीं लिया था, इसलिए मुझे याद है। प्रकृति इतनी सुंदर भी हो सकती है, इसका अनुभव मुझे वहां पहुंचकर हुआ। सुबह का शुद्ध और शांत वातावरण हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करता है। इससे मुझे यह सीख मिली कि जीवन में यदि हम प्रकृति के अनुसार चलें तो उसमें छुपी हुई सुंदरता को देख सकते हैं तथा उसका आनंद भी ले सकते हैं। अतः हमें प्रकृति के संसर्ग में रहना चाहिए, उसके संपर्क में रहना चाहिए और उसके साथ चलने के लिए प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना भी आना चाहिए, ना कि सिर्फ हम मनुष्य की दृष्टि से उसे देखें। ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा 15वें प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं और ये है पत्र लेखन। ये भी आ रहा है आपका 5 नंबर का। तो मेट्रो में यात्रा करते हुए अपना कीमती सामान वाला बैग आप भूल गए। तुरंत शिकायत करने के बाद अगले दिन आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो अभी आपने क्या वो वीडियो देखा, कस्टम वीडियो देखा जिसमें हमने पत्र लेखन की विशेषताएं बताई थी, निबंध लेखन की विशेषताएं बताई थी? यदि नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा बेटा। उसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से पत्र लेखन में कौन कौन से आवश्यक बिंदु हैं। यहां हम चलते हैं उदाहरण की ओर, उत्तर की ओर। संपादक महोदय, लेफ्ट हैंड साइड, अमर उजाला दिल्ली, दिनांक 5/4/2021, 22, जो भी आपको लिखना है। विषय, क्योंकि औपचारिक पत्र है तो विषय हमें जरूर लिखना होता है, औपचारिक में विषय लिखना ही है। मेट्रो प्रबंधन की प्रशंसा हेतु पत्र। महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मेट्रो प्रबंधन की प्रशंसा करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह मैं मेट्रो में यात्रा कर रहा था। यात्रा करते हुए मैं अपना कीमती सामान वाला बैग मेट्रो में ही भूल गया था। इस कारण मैं बहुत चिंतित हो गया था कि ना जाने अब मुझे बैग वापस मिलेगा भी या नहीं। मैंने इसके संबंध में मेट्रो विभाग में शिकायत भी कर दी थी। शिकायत पर कार्यवाही करते हुए मेट्रो प्रबंधन ने मुझे बैग वापस कर दिया। उनके द्वारा इतनी शीघ्र गति से कार्यवाही की गई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। अतः इस पत्र के द्वारा मैं मेट्रो प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा भी करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आगे भी यह प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों को निभाता रहेगा। धन्यवाद, भवदीय काखागा। नाम कभी नहीं लिखना है बच्चे, पत्र में नाम नहीं लिखना है। यदि प्रश्न में आपको नाम दिया गया है तभी आप उस नाम का प्रयोग कीजिए। ये मत सोचना कि कोई सा भी नाम लिख दें, तो कोई सा नाम या लिखना ही नहीं है। काखागा लिखिए, ठीक है, आबासा लिखिए। अथवा, एक और है अथवा में, चौराहों पर भीख मांगते बच्चों को देखकर आपको कैसा लगता है? इस समस्या के समाधान के लिए अपने विचार एक पत्र द्वारा किसी समाचार पत्र के संपादक को लिखिए।
हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आपका पत्र स्टार्ट होगा। ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो यहां से आप करेंगे संपादक महोदय, दैनिक जागरण दिल्ली, दिनांक 5/4/2020। विषय भीख मांगने की समस्या के समाधान हेतु। औपचारिक पत्र है, विषय लिखना ही है। महोदय, मैं आपके दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से समाज तथा सरकार का ध्यान भीख मांगने की समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं या आकर्षित कराना चाहता हूं। कल जब मैं सुबह के समय अपने विद्यालय जा रहा था तो मैंने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा सड़क के चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत दया आई, साथ ही दुख भी हुआ कि जिस आयु में उसे विद्यालय जाना चाहिए, खिलौनों से खेलना चाहिए, उस आयु में उसे भीख मांगनी पड़ रही है। हर रोज ना जाने कितने ऐसे बच्चे चौराहों पर भीख मांगते होंगे। बचपन बचाओ आंदोलन चलने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, उनका बचपन छीना जा रहा है। भीख मांगना भारत में एक गंभीर समस्या है जिसका समाधान प्राथमिक आधार पर किए जाने की आवश्यकता है। संविधान में भी लिखा है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, तो फिर बच्चा भीख क्यों मांग रहा है? भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कठोर कानून बनाने चाहिए। इसके संबंध में राज्य के अधिकारियों तथा एनजीओ की भागीदारी इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने में पूरी सहायक होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में मेरे इस पत्र को अवश्य स्थान देंगे। धन्यवाद। भवदीय काखागा। हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा 16वें प्रश्न पर। एक सूचना तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यार्थियों से निर्धन बच्चों के लिए पुस्तक कोष में अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकों का उदारता पूर्वक योगदान देने हेतु अनुरोध किया गया हो। तो अब आपको लिखना है सूचना, अंग्रेजी में नोटिस जैसे लिखते हैं, तो अब हमें लिखना है एक सूचना। ये भी रहेगी आपकी 5 नंबर की। देखो, जब भी आप सूचना लिखोगे एक बॉक्स बनाओगे, आपकी आंसर शीट के अंदर ही आपको एक बॉक्स बनाना है। आप ये मत सोचना कि आंसर शीट ये बॉक्स की तरह है, बॉक्स बनाकर हम क्या करेंगे। नो नो नो, ये आपकी कॉपी है, ये मार्जिन है, यहां पर आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के सबसे ऊपर आप सूचना लिखेंगे, उसके बाद आप सूचना लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय द्वारका दिल्ली, सूचना, दिनांक 5 अप्रैल 2020, कुछ भी लिख दीजिए। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में निर्धन बच्चों के लिए एक पुस्तक कोष बनाया गया है। कोष मतलब होता है खजाना, जिसमें आप सभी अपनी इच्छा से अपनी पुरानी पुस्तकों को कोष में 10 अप्रैल 2021 तक, डेट या जो ईयर रहेगा वो मैच हो, अदरवाइज आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुस्तकों को कोष में 10 अप्रैल से 2020 तक प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक जमा करा सकते हैं। इन पुस्तकों से हम निर्धन बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मंजू श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य, ठीक है। अथवा आपको विद्यालय में एक बटुआ मिला है, बटुआ समझते हो, पर्स, ठीक है, जिसमें कुछ रुपयों के साथ कुछ जरूरी कार्ड भी हैं। छात्रों ने इसके मालिक की पूछताछ और वापस पाने की प्रक्रिया बताते हुए 25 से 30 शब्दों में एक सूचना तैयार करना है। अथवा दिया है, या तो आपको वो या तो यहां पर हम दोनों का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर दिल्ली, सूचना, दिनांक 5 अप्रैल 2020। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के खेल के मैदान में एक बटुआ मिला है जिसमें कुछ रुपए के साथ जरूरी कार्ड्स भी हैं। जिसका भी यह हो वह अपना नाम, कक्षा तथा बटुए की पहचान, रुपए तथा कार्ड की संख्या बताकर प्रधानाचार्य के कक्ष से इसे वापस ले सकता है। अभय चौधरी, खेल अध्यापक। तो यहाँ पर हमें ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी कह सकता है कि भाई मेरा बटुआ है, मेरा बटुआ है, तो अपना नाम बताएं, अपना पूरा पता बताएं, क्या क्या उसमें रखा है वो सब यहाँ पर सूचना दी गई है कि प्रधानाचार्य के पास जाकर लिखवाइए। तो ये होती है सूचना। अब हम चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। 18 टोटल प्रश्न है, ठीक है। सूती वस्त्र तैयार करने वाली कंपनी सुगम पैरहन की ओर से दी जा रही छूट का उल्लेख करते हुए विज्ञापन का आलेख लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। देखिए, सुगम पैरहन कंपनी पेश करती है छूट छूट छूट, ठीक है। यहां पर आ रहा है छूट छूट छूट। सुगम पैरहन कंपनी पेश करती है सूती वस्त्रों पर शानदार छूट। विशेषताएं, सभी वस्त्रों पर 50% की छूट, सुंदर व आकर्षक डिजाइन, आरामदायक, जल्दी कीजिए, छूट सीमित समय के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध। नोट, हमारे यहाँ ऑर्डर देकर भी वस्त्र बनाए जाते हैं।
संपर्क करें सुगम पैरर कंपनी, E411 शक्ति नगर, दिल्ली। अगला अब है यहां पर दिल्ली पुस्तक मेले में भाग ले रहे स्वाति प्रकाशन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन का आलेख लिखिए। ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, उनमें से जो बेस्ट तरीके से आप विज्ञापन लिख पाओगे। विज्ञापन लेखन की विशेषता है आकर्षक भाषा शैली, और जो भी शब्द है जैसे जल्दी कीजिए, मौका हाथ से निकल ना जाए, सेल सेल सेल, छूट छूट छूट, समय, संपर्क सूत्र, विशेष रूप से आपको लिखना है। और जिस तरह से स्टार्स में भी आप लिख सकते हैं कि 50% की छूट, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो और जितनी भी आपकी क्रिएटिविटी है बेटा, आप विज्ञापन लेखन में दिखाइए। दिल्ली पुस्तक मेले में भाग ले रहे स्वाति प्रकाशन की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक मेला, स्वाति प्रकाशन, वाओ, अब सभी पुस्तकों पर 15% की छूट। स्वाति प्रकाशन इस वर्ष दिल्ली पुस्तक मेले में अपना स्टॉल लगा रहा है। मुख्य आकर्षक, पहला पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड की सभी कक्षाओं की पुस्तकें। दूसरा पॉइंट, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद और मनोरंजक पुस्तकें। तीसरा पॉइंट, उच्च क्वालिटी। चौथा पॉइंट, स्टेशनरी का सामान भी उपलब्ध है। पांचवा, आकर्षक विषयों पर आधारित पुस्तकें। दिनांक 5 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2020 तक। स्थान कहां है, एड्रेस भी देना होगा आपको। प्रगति मैदान हॉल नंबर 8। समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक। कहां, कैसे संपर्क करें, तो संपर्क सूत्र भी देना होगा। दुकान नंबर 7, दिल्ली पुस्तक मेला, PH 0114772345। ऐसे करके चित्र भी बना सकते हैं, पुस्तक भी बना सकते हैं आप, और आपका पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न पर, 18वां प्रश्न। एक मौलिक कथा लिखिए जिसका आधार निम्नलिखित उक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हमें बताना होगा उक्ति का अर्थ। जो दिया है उसका अर्थ क्या है। जैसी करनी वैसी भरनी, उक्ति का अर्थ है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। कर्म आप सभी भी परिचित हैं। यह सर्वविदित है कि मानव अपने कर्मों के आधार पर ही फल भोगता है। सत्कर्मी तथा परिश्रमी मानव सदैव श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करता है तथा बुरे कर्म करने वाला मानव सदैव कर्मानुरूप व्यर्थ भटकता रहता है। इसी विषय से संबंधित एक कथा प्रस्तुत है। कथा लिखेंगे हम, बहुत अच्छे से कहानी लिखनी होगी, हमें बताना होगा कि उसने क्या कर्म किए और परिणाम क्या हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। दो भाई थे, दोनों कुशाग्र बुद्धि, परंतु दोनों के आचरण, व्यवहार और जीवन शैली में बहुत अंतर था। उसमें राम धैर्यवान और परिश्रमी था, परंतु राज अधीर था, चंचल था और आलसी था। उनके पिताजी ने उन्हें वार्षिक परीक्षा में श्रेष्ठ अंकों से उत्तीर्ण होने का लक्ष्य दिया ताकि दोनों का देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला हो सके। दाखिला मतलब समझते हो ना, एडमिशन। राम ने पूरी मेहनत की और योजना के साथ पूरे समय परीक्षा की तैयारी की और परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ पास भी हुआ। तदुपरांत उसने श्रेष्ठ कॉलेज में भी दाखिला पाया और परिश्रम से प्रशासनिक सेवा IAS में शानदार भविष्य बनाया। इसके विपरीत राज ने अपना समय व्यर्थ के कार्यों में, मित्र मंडली में व्यतीत किया, जिससे वह विद्यालय की परीक्षा तक उत्तीर्ण नहीं कर पाया। इसके बाद क्या हुआ। इस प्रकार राज ने खुद के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और राम कामयाबी की बुलंदियों को प्राप्त करता चला गया, आगे बढ़ता गया। दोनों ने अपने कर्मों के अनुसार ही फल पाया। इसलिए इस घटना से यह कहावत सही सिद्ध होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सीख क्या है इस कथा से? यह सीख मिलती है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अथवा प्रश्न पर, देखते हैं इसमें क्या करना है। व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगाने के लिए एक ईमेल लिखना है। ठीक है, तो व्यापारिक संस्थान से पुस्तक मंगाने के लिए एक ईमेल, प्रेषक और प्रेषिती। प्रेषक मतलब फ्रॉम, प्रेषिती मतलब जिसको भेजा जा रहा है। फ्रॉम एन कुछ भी लिख दीजिए @gmail.com, प्रेषिती टू लिख दीजिए आप। ठीक है, विषय पुस्तक मंगवाने हेतु प्रकाशक महोदय, निवेदन है कि हिंदी भाषा तरंग कक्षा 6वीं व 8वीं की पुस्तक की 700 प्रतियों की और आवश्यकता है, अतः हमारे संस्थान में पुस्तकों को भेजने की कृपा करें। पुस्तकों के पूरे मूल्य की कीमत गूगल पे होता है ना, जीपे के माध्यम से अदा कर दी गई है, जिसकी संलग्न रसीद इस मेल के साथ है। भवदीय काखागा, बस हो गया आपका। तो इस तरह से आपको अपना जो परीक्षा होने वाली है आपकी, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं में आने वाला है। फॉर्मेट सेम रहेगा, प्रश्न सेम रहेंगे, बस प्रश्न जो रहेंगे
उनका जो रूप है वो समान रहेगा, प्रश्न संख्या भी समान रहेगी। तो प्लीज बेटा आप इस बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले आप निर्देशों को पढ़ना, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, और मुझे पता है कि आप बहुत बेहतरीन परिणाम लेकर आओगे। प्यारे बच्चों, हम सभी की शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ाई कीजिए, डरना मत, घबराना मत, अपने आप पर भरोसा रखना और परीक्षा में अव्वल आना। चलो तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, थैंक यू सो मच।